फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में विज्ञान के 40 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम इसके उत्तर को बताएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि रक्त क्या है। ए ऑप्शन है जल संयोजी उत्तक, बी ऑप्शन है तरल संयोजी उत्तक, सी ऑप्शन है रक्त संयोजी उत्तक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त क्या है। तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है। ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन सी ऑप्शन है विटामिन डी ऑप्शन है विटामिन ई। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है। तो विटामिन डी मिलता है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। ए ऑप्शन है 18, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 16, डी ऑप्शन है 10। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। तो 7 होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वर्गों की संख्या कितनी होती है। तो वर्गों की संख्या 18 होती है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन गैस, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन गैस, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, डी ऑप्शन है क्लोरीन गैस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो 0.03% पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और ऑक्सीजन गैस लगभग 21% पाया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ए ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, बी ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, सी ऑप्शन है सोडियम एसीटेट, डी ऑप्शन है सोडियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो खाने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो धोने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि आयरन किस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ए ऑप्शन है सोयाबीन में, बी ऑप्शन है दूध में, सी ऑप्शन है अंडे में, डी ऑप्शन है हरी सब्जी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आयरन किस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आयरन हरी सब्जी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है। ए ऑप्शन है हीरा, बी ऑप्शन है ग्रेफाइट, सी ऑप्शन है चारकोल, डी ऑप्शन है फ्लोरीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है। तो हीरा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो हीरा होता है ये संसार का सबसे कठोर पदार्थ होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि जिस अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, बी ऑप्शन है वियोजन अभिक्रिया, सी ऑप्शन है उष्माक्षेपी अभिक्रिया, डी ऑप्शन है उष्माशोषी अभिक्रिया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिस अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जिस अभिक्रिया में उष्मा का उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते
हैं तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि धातुएं इलेक्ट्रॉन का क्या करती हैं। ए ऑप्शन है ग्रहण, बी ऑप्शन है त्याग, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धातुएं इलेक्ट्रॉन का क्या करती हैं, तो धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और धातुओं के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है। ए ऑप्शन है अपवर्तन कोण के, बी ऑप्शन है अभिलंब के, सी ऑप्शन है आपतित किरण के, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है, तो आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। ए ऑप्शन है चालक की लंबाई पर, बी ऑप्शन है चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, सी ऑप्शन है चालक के पदार्थ पे, डी ऑप्शन है इनमें से सभी पे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, तो चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, और चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, और चालक तार के पदार्थ पे भी निर्भर करता है, यानी इनमें से सभी पे निर्भर करता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि कौन जंतु कोशिका का भाग नहीं है। ए ऑप्शन है कोशिका द्रव, बी ऑप्शन है केंद्रक, सी ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, डी ऑप्शन है कोशिका भित्ति। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन जंतु कोशिका का भाग नहीं है। तो जो कोशिका भित्ति होता है ये जंतु कोशिका का भाग नहीं होता है, ये पादपों में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि अम्ल क्षार के परिरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है अमोनिया पत्र का, बी ऑप्शन है कोबाल्ट पत्र का, सी ऑप्शन है लिटमस पत्र का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अम्ल क्षार के परिरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है, तो लाइकेन से प्राप्त होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि तरंग दैर्घ्य को किसमें मापते हैं। ए ऑप्शन है जूल में, बी ऑप्शन है एंगस्ट्रोम में, सी ऑप्शन है पास्कल में, डी ऑप्शन है मीटर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तरंग दैर्घ्य को किसमें मापते हैं, तो तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रोम में मापते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि काला हीरा किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है ग्रेफाइट को, बी ऑप्शन है ग्रीस को, सी ऑप्शन है कोयला को, डी ऑप्शन है मोबिल को। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि काला हीरा किसे कहा जाता है, तो काला हीरा कोयला को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कोयला कितने प्रकार के होते हैं, तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि मुख्य प्रदूषक कौन होता है। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन है क्लोरीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मुख्य प्रदूषक कौन होता है, तो मुख्य प्रदूषक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि पीएच स्केल का शून्य प्रदर्शित करता है। ए ऑप्शन है अधिक क्षारीयता को, बी ऑप्शन है अधिक अम्लीयता को, सी ऑप्शन है कम अम्लीयता को, डी ऑप्शन है उदासीन को। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि पीएच स्केल का शून्य प्रदर्शित करता है, तो किसको प्रदर्शित करता है, तो अधिक अम्लीयता को प्रदर्शित करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है जयांग, बी ऑप्शन है दल, सी ऑप्शन है पुंकेसर, डी ऑप्शन है अंडारोज।
हो, तो यहाँ पे आपको बताना है कि पौधे के मादा भाग को क्या कहते हैं, तो जयांग कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। ए ऑप्शन है प्रोटीन का, बी ऑप्शन है वसा का, सी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट का, डी ऑप्शन है क्षार का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, तो दाल प्रोटीन का स्रोत है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो मनुष्यों में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मनुष्यों में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 32 होती है, इसे आपको याद रखना है। और दूध का दांत कितना होता है, तो दूध का दांत 20 होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है। ए ऑप्शन है 50 से 60 बार, बी ऑप्शन है 72 से 75 बार, सी ऑप्शन है 100 से 120 बार, डी ऑप्शन है 80 से 90 बार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, तो 72 से 75 बार धड़कता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, बी ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, सी ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, डी ऑप्शन है मेथेनोइक अम्ल। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दूध दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन अधातु है। इसमें से आपको बताना है कि कौन अधातु है। ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है तांबा, डी ऑप्शन है हीरा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन अधातु है, तो जो हीरा होता है ये अधातु होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो चांदी होता है ये विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि मृग मरीचिका किस कारण से बनता है। ए ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से, बी ऑप्शन है परावर्तन के कारण से, सी ऑप्शन है अपवर्तन के कारण से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मृग मरीचिका किस कारण से बनता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि रोगियों के नाक, कान और गले की जांच में डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करता है। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, सी ऑप्शन है समतल दर्पण का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रोगियों के नाक, कान और गले की जांच में डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि खतरे के सिग्नल में कौन से रंग का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है लाल रंग का, बी ऑप्शन है नीला रंग का, सी ऑप्शन है पीला रंग का, डी ऑप्शन है काला रंग का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खतरे के सिग्नल में कौन सा रंग का उपयोग किया जाता है, तो लाल रंग का उपयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य बहुत ही अधिक होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि त्वरित चालक किसका बना होता है। ए ऑप्शन है सोना का, बी ऑप्शन है चांदी का, सी ऑप्शन है तांबा का, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि त्वरित चालक किसका बना होता है, तो त्वरित चालक तांबा का बना होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि किसकी उपस्थिति के कारण लोहे में जंग लगता है। ए ऑप्शन है शुष्क वायु, बी ऑप्शन है आर्द्र वायु, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन है तेल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसकी उपस्थिति के कारण लोहे में जंग लगता है, तो आर्द्र वायु के उपस्थिति के कारण लोहे में जंग लगता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि लेंस में फोकस की संख्या कितना होता है। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस में फोकस की संख्या कितना होता है। तो 2 होता है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन खोकर कोई पदार्थ क्या हो जाता है। ए ऑप्शन है धन आवेशित, बी ऑप्शन है ऋण आवेशित, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन खोकर कोई पदार्थ क्या हो जाता है। तो धन आवेशित हो जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि प्राथमिक रंग कौन सा है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है नीला, सी ऑप्शन है हरा, डी ऑप्शन है तीनों। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राथमिक रंग कौन सा है। तो लाल, नीला और हरा ये तीनों क्या होते हैं, प्राथमिक रंग होते हैं, इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है। ए ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, बी ऑप्शन है परिवहन, सी ऑप्शन है पोषण, डी ऑप्शन है गैसों का आदान प्रदान तथा वाष्पोत्सर्जन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है। तो गैसों का आदान प्रदान तथा वाष्पोत्सर्जन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रंध्र कहाँ पे पाए जाते हैं, तो पत्तियों में पाए जाते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है। ए ऑप्शन है छोटा, बी ऑप्शन है बड़ा, सी ऑप्शन है अपरिवर्तित रहता है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है। तो छोटा हो जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अंधेरे में पुतली का आकार कैसा हो जाता है, तो बड़ा हो जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि बैटरी अम्ल है। ए ऑप्शन है सांद्र H2SO4, बी ऑप्शन है सांद्र HNO3, सी ऑप्शन है सांद्र HCl, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से बैटरी अम्ल कौन है। तो सांद्र H2SO4 है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो HCl अम्ल पाया जाता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहलाती है। ए ऑप्शन है कोलकाता, बी ऑप्शन है बेंगलुरु, सी ऑप्शन है दिल्ली, डी ऑप्शन है पुणे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहलाती है। तो बेंगलुरु कहलाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है। ए ऑप्शन है उष्मीय प्रभाव पे, बी ऑप्शन है चुंबकीय प्रभाव पे, सी ऑप्शन है रासायनिक प्रभाव पे, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत फ्यूज धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है। तो धारा के उष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। ए ऑप्शन है लोहा का, बी ऑप्शन है तांबा का, सी ऑप्शन है टंगस्टन का, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है, तो निष्क्रिय गैस भरा जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ए ऑप्शन है दिष्ट धारा, बी ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से दिष्ट धारा यानी डीसी करंट प्राप्त होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश रहता है। ए ऑप्शन है धन आवेश, बी ऑप्शन है ऋण आवेश, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है आवेशहीन। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं रहता है, ये आवेशहीन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पे ऋण आवेश होता है, इसे आपको याद रखना है। और जो प्रोटॉन होता है उस पे धन आवेश होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि दांतों का क्षय कब शुरू होने लगता है। ए ऑप्शन है मुंह का पीएच 5.5 से अधिक होने पर, बी ऑप्शन है मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर, सी ऑप्शन है मुंह का पीएच 7 होने पर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दांतों का क्षय कब शुरू होने लगता है। तो जब मुंह का पीएच 5.5 से कम होने लगता है तो दांत यहाँ पे क्षय यानी खराब होने लगते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हम यहाँ पे आपको काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा, ये हमारा गारंटी है। और ये वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है। ए ऑप्शन है दही में, बी ऑप्शन है इमली में, सी ऑप्शन है सिरका में, डी ऑप्शन है टमाटर में। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो बनाने में, आपका क्लास लेने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगता है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करके जाइएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।